हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू जून मंथ करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के बारे में जो सीरीज़ को स्टार्ट की थी, इसमें इंडिया के हमने अब तक अप टू मई तक सारे कवर कर चुके थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जून के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं और क्या क्या जो इवेंट्स हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या अथॉरिटीज़ में कौन से डायरेक्टर जनरल्स को अपॉइंट किया गया था, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और उसके बाद हम हमारे लेक्चर में चले जाएंगे। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप जो है हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर आपके काउंसलिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा और एक कॉमन काउंसलिंग होगी। ये पर्सनल काउंसलिंग होगी। आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए ताकि आप अपने गोल को क्रैक कर पाएंगे। तो आज ही जाइए, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। पहला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं हमेशा। पहले इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशियो कल्चर। तो इसी पैटर्न को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, जो मूडी आप सभी लोग जानते हैं, एक रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने हमारे इंडिया की रेटिंग एजेंसी को जो है डिक्रीज़ कर दिया है बिकॉज आरबीआई जब अनाउंस किया था मोराटोरियम को लेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से लोग अपने जो ईएमआई है वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहे थे। तो आरबीआई ने एक मोराटोरियम पैकेज को लेकर आया, उसमें 3 महीने छूट दी गई थी ईएमआई सारा कुछ। ओके, और आरबीआई ने उसके बाद सर्कुलर भी लेकर आया है कि इस लोन्स को आप एनपीए की तरह भी नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 90 डेज से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट या अमाउंट पे ना करे तो उसको एनपीए की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, तो उसको ट्रीट ना करें। एंड दिस इज सर्कुलर हैज़ बीन इश्यूड फ्रॉम आरबीआई साइड इटसेल्फ। ओके, तो ये किसी इंसान की गलती नहीं है। तो आरबीआई ने खुद मोराटोरियम अनाउंस किया है कई सारे ईएमआई जो कार लोन्स या होम लोन्स के पर, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, मूडी ने इंडिया की जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। और 24 जून की बात करें तो कैबिनेट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है दोस्तों। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको अंडर आरबीआई के सर्वेलेंस लाने के लिए डिसाइड कर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें कई सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। आपको एक फेमस बैंक का नाम भी पता होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र समथिंग ऐसे बैंक थी जहाँ पे कई करोड़ का जो घपला हुआ था, राइट। तो इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करने के लिए और सर्वेलेंस अंडर आरबीआई लाया गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ अलोकेट किया है दोस्तों, जो भी डायरी मीट प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वहाँ उन लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए 15,000 करोड़ का फंडिंग अलोकेट की गई थी। और 25 जून की बात करें तो सेंटर ने 10 लाख करोड़ अलोकेट किया है फ्रॉम फाइनेंस कमीशन टू द पंचायत, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पंचायत इज़ ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी है और उन लोगों को फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा इन्होंने 10 लाख करोड़ को अलोकेट किया है जितने भी सारे पंचायत है हमारे इंडिया में। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल की बात करें, क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे जून में। तो 3 जून की बात करें तो कैबिनेट ने एक सेक्रेटरी ग्रुप को सेटअप किया है और उनको ये टास्क प्रोवाइड किया गया है कि आप किस तरह से हमारे इंडिया में एफडीआई को इंक्रीज़ करोगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। इसमें सारे कुछ आपको आईएएस ऑफिसर से रहेंगे
सो एफडीआई जो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो डिक्रीज हो गया था ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक। ओके, तो कई सारे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो चाइना में तो कई सारे कंपनीज अपने कंपनीज को जो रीलोकेट करना चालू कर दिया गया था। सो दिस क्रिएट ए वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अट्रैक्ट देम। तो अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, या फिर आप टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, या आप जो लैंड क्लियरेंस है वो जल्दी अप्रूव करवा रहे हैं, जितने भी एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है। तो ये सारा कुछ अगर आप एक पॉलिसी गाइडलाइंस अगर लेकर आएंगे, जितने भी कंपनीज है अभी चाइना से वॉकआउट कर रहे हैं उन लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक सेक्रेटरी ग्रुप भी अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट 5 जून की बात करें तो इंडिया और चाइना, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ईस्टर्न लद्दाख में जो सडनली टेंशन हाइक हो चुके थे रिगार्डिंग टू द गलवान वैली, पैंगोंग लेक और जो 8 फिंगर्स हैं। अपने कई सारे वीडियोस, कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा होगा। तो उसको एक शांतिपूर्वक सॉल्व करने के लिए एक डायलॉग को कंडक्ट करते हैं ऑन 5 जून। और 8 जून आईएनएस शार्दुल, एक इंडियन नेवी शिप है जो इंडियन जो अटक गए थे ईरान में, उनको वापस लाने का जो इवैक्यूएशन काम था वो शुरू कर चुके थे। इसी तरह मैंने एक आपको हेलीकॉप्टर, आई थिंक एक इंडियन एयरफोर्स प्लेन के बारे में बताया था, जो इराक से कई सारे लोगों को जो बगदाद में स्पेशली अटक गए थे वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इस प्लेन को, आर्मी प्लेन को यूज़ किया गया था। क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको, आई थिंक पिछले मंथ वीडियो में। तो चलिए 9 जून को ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, सो माइग्रेंट वर्कर्स को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि आप इनकी सॉरी दोस्तों, लाइवलीहुड के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम लेकर आए। और आगे चलकर हमारे मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 11 जून की अगर बात करें तो इंडिया ने अपने नेपाल के जो पड़ोसी मुल्क है उसके जो टाइस है उसको इम्प्रूव करने की बात की है। और उस क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो काला पानी इशू हम दोनों के बीच में चल रहा था, उसके पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारा चैनल को विजिट कीजिए। इवन दो इट वाज ए ओल्ड वीडियो, बट वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से मैपिंग के द्वारा समझाया है। एग्जामिनेशन में आपको मैपिंग ज़्यादातर पूछ सकते हैं। ओके, तो कहाँ पे है काला पानी टेरिटरी लेकर, क्या इशू था, किस तरह से उनके जो स्टार्ट हुआ, कुछ हमें हिस्टोरिकल टाइज भी पढ़ने को मिले थे उस वीडियो में। तो आज ही विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखिए। और सेंटर ने 6000 करोड़ को रिलीज़ किया है फॉर 14 स्टेट्स, ताकि इस पैंडमिक को लड़ पाएँ। क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से क्या होता है, जीएसटी जो कंपेंसेशन था वो भी कम हो चुका है। ओके, जो सेंटर ने वादा किया था कि आने वाले कुछ साल में वो जीएसटी कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी टू वेरियस स्टेट्स, तो ड्यू टू द लैक ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी वहाँ पे कंपेंसेशन प्रोवाइड करना भी कम हो चुका था। तो इसीलिए इन्होंने 6000 करोड़ को रिलीज़ किया है। सो 12 जून की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल कोर्ट सिस्टम को इसी तरह कंटिन्यू करने की बात की है, क्योंकि 12 जून के बाद भी अभी कई सारे शहरों में लॉकडाउन अभी खुला नहीं था प्रॉपरली। ओके, तो लॉकडाउन लगाया गया था, कई सारे कंटेनमेंट जोन्स थे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जितने भी अपने जजमेंट्स थे वो एक वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के द्वारा कैरी आउट कर रही थी इन अप्रैल एंड मई। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू करने की बात की है। और 16 जून की बात करें तो यूएस ने फर्स्ट शिपमेंट हैंड ओवर किया है 100 वेंटिलेटर्स का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ड्यू टू द सडन स्पाइक इन वायरस इन इंडिया हमारे पास लैक ऑफ बेड्स, लैक ऑफ वेंटिलेटर्स जो है कमी हो चुकी थी। अभी तो अब सेकेंड वेव आने की भी बात हो रही है दोस्तों। आपने कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है। ओके, तो क्या लॉकडाउन सभी चीज़ों का आंसर है, या हम कुछ इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज दोबारा लॉकडाउन लगाने की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर डाउनग्रेड हो सकती हैं, जो अभी हम स्लोली रिकवर हो रहे हैं, तो फिर डाउनग्रेड होने के कई सारे चांसेस हैं। फिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इंडिया को ऑलरेडी हिट कर चुका है। सडनली कई सारे वायरस के केसेस जो है स्पाइक हो रहे हैं। ओके, तो लेट इट भी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो यूएस ने 100 वेंटिलेटर्स को सप्लाई किया है इंडिया को। और 17 जून की बात करें तो इंडिया ने 36 चाइनीज कैजुअलिटीज़ को क्लेम किया है ड्यूरिंग गलवान क्लैश। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने रात रात हमारे पर हमला कर दिया था गलवान वैली को लेकर।
तो वहाँ पे हमें कई सारे इवन दो वी फेस वेरी लेस कैजुअलिटीज़, बट चाइना के ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ पाए गए हैं। नेक्स्ट 18 जून की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इंडिया इज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट। ओके, सो यूएनएससी में जो है आपको 5 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 आपको परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो नॉन परमानेंट कैटेगरी में हमारे इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ओके, एंड इंडिया इज स्ट्राइविंग एंड इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू गेट इलेक्टेड एज ए परमानेंट मेंबर आल्सो, ताकि एक वेल डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश कंट्री अपने व्यूज़ को इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में शेयर कर सके। ओके, और टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कई सारा अभी इश्यूज चल रहे हैं और हमारे इंडिया को रिलेटेड कई सारे कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, ये सारे कंट्रीज़ जो है इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। बट वेयर एज द कॉफ़ी क्लब इनके खिलाफ है। कॉफ़ी क्लब में आपको पाकिस्तान और कई सारे अदर कंट्रीज आ रहे हैं, तो ये इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने से रोक रहे हैं, उसको हम कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं। कभी हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट है, सेंटर ने 50,000 करोड़ अलोकेट किया है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ओके, ताकि उनको एक प्रॉपर लाइवलीहुड को मैनेज कर पाएँ, उनके लिए एक प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लेकर आए। सो 19 जून में ये होता है कि पीएम मोदी ने अपने जो अपोजिशन लीडर से इंटरेक्ट करते हैं ओवर इंडिया चाइना टेंशन्स को लेकर। ओके, एंड चाइना उसी तारीख को 10 इंडियन सोल्जर्स को आज़ाद करती है, और चाइना क्लेम करता है कि गलवान वैली उसका है दोस्तों। एक्चुअली जो 8 फिंगर्स आपने देखा होगा मैप में कई बार। ओके, तो इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 4 फिंगर्स जो है हमारे इंडियन कैटेगरी में आ रहे हैं और 4 फिंगर्स वो चाइना के इसमें जा रहे हैं। तो फिंगर्स इन द सेंस वो एक पहाड़ी इलाका है, अगर आप उसको एरियल व्यू देखेंगे तो फिंगर टाइप दिखेगा, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है। तो ये एंटायर 8 फिंगर्स चाइना के अंडर आ रहा है, ये क्लेम कर रहा है, और गलवान वैली भी वही क्लेम कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ करती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। हाल ही में जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी इसको परमिशन दिया गया था दोस्तों। ओके, तो उसमें स्टे लगाने की बात की गई थी कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। अभी रिसेंटली इसको बनकर तैयार भी हो चुका है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, सो 28 जून एक लैंडमार्क स्कीम पास होती है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज गला मेरा ख़राब है, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो गरीब कल्याण रोज़गार अभियान स्कीम लाया गया था कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और 22 जून को जो मोबाइल इंटरनेट है उसको रिस्टोर किया गया है श्रीनगर में। आप सभी लोग जानते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट केस भी हुआ था, अरुणा भासिन केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें बताया गया था कि इंटरनेट जो है, राइट, एक बेसिक फैसिलिटी है, और इसमें राइट टू आई थिंक यूज़ जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी उसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 21 के तहत। जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ किए जाती हैं विद द यूसेज ऑफ इंटरनेट, राइट, एक बेसिक नेसेसिटी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास की गई थी। और उसी के तहत जो है एक मोबाइल इंटरनेट को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक वहाँ पे बैन कर दिया गया था इंटरनेट, ड्यू टू द आफ्टर द बाइफर्फिकेशन ऑफ दिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, तो उसके बाद मोबाइल इंटरनेट रिस्टोर किया है श्रीनगर में 22 जून को। और 24 जून की बात करें तो इंडिया ने चाइना से बताया है कि आप विड्रॉल कर लीजिए गलवान वैली से। और दूसरा इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक संसद टीवी में मर्ज करने की बात की गई थी। अभी रिसेंटली मर्ज कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ये तो फाइनल स्टेजेस पे था, अभी रिसेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर 2021 में इसको मर्ज कर दिया गया है। अभी लोकसभा राज्यसभा सेपरेट टीवी नहीं दिखेगी आपको, संसद टीवी बोल के आएगा न्यूज़ चैनल्स पे। और 28 जून की बात करें, जितने भी गोरखास हैं और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी गई थी जम्मू कश्मीर में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बाइफर्फिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर एक बिल पास करती है
ओके। तो उसके तहत उन्हें कई सारे कंडीशंस को लगाए गए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर का सिटीजन्स जानना चाहते हैं तो आप कई सारे इस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। वहाँ के जो अप टू सेकेंडरी बोर्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, या 15 साल तक आप वहाँ पे पर्टिकुलर रेसिडेंट होना चाहिए। ऐसे कई सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। तो उसके तहत ये लोग वहाँ के जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ की वजह से इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिया जा रहा था। तो अभी गोरखास को भी इन्होंने इंक्लूड किया, और जितने भी वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29 जून की बात करें, एक हिस्टोरिक जजमेंट, आई थिंक नॉट जजमेंट, एक हिस्टोरिक न्यूज़ आती है बाहर की। गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। और सबसे बड़ा धक्का लगा टिकटॉक वालों को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से टिकटॉक का मार्केट छा चुका था हमारे इंडिया में। ओके, हर हर एक के फ़ोन में, हर स्मार्टफोन में आपको टिकटॉक देखने को मिलेगा। तो सडनली इसको बैन कर दिया गया है। एंड वी चैट एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसको भी बैन कर दिया। एम आई कम्युनिटी, जो आप सभी लोग जानते हैं, एक Xiaomi फ़ोन्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 59 चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन कर दिया गया। आगे चलकर इन्होंने पबजी को भी बैन कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल गेमिंग प्लेयर्स इन अवर इंडिया। ओके, सो इंडिया और भूटान एक अग्रीमेंट साइन करते हैं फॉर फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट। ये भी 29 जून को ही साइन किया गया था दोस्तों। ओके, और 30 जून की बात करें तो ओल्ड बैंक ने एक फ्रेश फंड्स को अलोकेट करने की बात की है फॉर गंगा क्लीनिंग मिशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्लीन गंगा मिशन को स्टार्ट किया था। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ओल्ड बैंक ने फ्रेश फंड्स को रिलीज़ किया है। ओके, उसी तारीख को पीएम मोदी जो अनाउंस किया था फ्री फूड ग्रेन्स हम देंगे माइग्रेंट्स के लिए, हमने लास्ट मंथ करंट अफेयर्स पे एक्चुअली पढ़ा था। तो उसको नवंबर तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। ओके, और सेंटर ने ये भी डिसाइड किया है, जो भी टेन्योर है अभी जो हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल जी, उनका टेन्योर, और सोलिसिटर जनरल राइट, तो उनका टेन्योर एक्सटेंड करने की बात की गई है इसमें। सो इस ये 29 और 30 जिन में कई सारे हिस्टोरिक न्यूज़ बाहर आई थी। पहली बात तो गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, और इंडिया भूटान ने अपना पहला जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को साइन करते हैं, राइट। और सेंटर ने टेन्योर को भी एक्सटेंड करने की बात की है फॉर अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल। नेक्स्ट सोशो कल्चर की बात करें तो उड़ीसा के जो महानदी है वहाँ पे 500 ईयर ओल्ड टेम्पल को फाउंड किया गया था दोस्तों, जो पानी के अंदर दब चुकी थी। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो 500 साल पुरानी जो टेम्पल है वो कहाँ पे पाई गई है, कौन से स्टेट में पाई गई है। तो नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर बैन लिफ्ट कर चुके थे। क्योंकि क्या हुआ था, इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस में HCQ एक प्रॉपर इफेक्टिव का काम कर रही थी। जो भी कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं उनको जो है HCQ दिया जा रहा था ताकि एक स्टेबिलिटी, एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बनाए रहे उनके बॉडी में। तो ड्यू टू द एक्सेस यूजेस ऑफ दिस HCQ हमारे पास जो उस वक्त लॉकडाउन की वजह से इसका प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बैन लगा दिया गया था दोस्तों। तो उस बैन को अभी लिफ्ट कर दिया है 11 जून को, और कई सारे हमने HCQ अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किए गए थे, राइट। सो 22 जून की बात करें तो IIT खड़गपुर ने एक कोविड-19 प्रेडिक्टिव मॉडल्स को डेवलप किया गया था। ओके, तो किस तरह से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम आने वाले चलकर, तो उसको डेवलप किया गया था बाय IIT खड़गपुर। ओके, तो जनरल इश्यूज़ की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून केरला में हिट किया था, वहाँ पे कई सारे बारिश हुए थे, राइट, और कई सारे साइक्लोन्स भी हिट किए गए थे। तो जो साइक्लोन निसर्गा है, दिस इज़ अ रिसेंट फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा, जो कि एक सीवियर स्टॉर्म था जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर अटैक किया था, राइट। इसके पर हमने डिटेल वीडियो भी पढ़ा है इन द आई थिंक वर्ल्ड एंड कंटेक्स्ट, जो इंडिया एंड वर्ल्ड था, कंटेंट नंबर 1 के इसमें मैंने डिटेल वीडियो आपको पढ़ाया है। तो अगर अभी अब तक ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाकर देखिए। ओके, तो चलिए लास्ट एक मिनी फैक्ट के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं हर वीडियो के एंडिंग में आपको मिनी फैक्ट के बारे में बताता हूं। तो इस वीडियो में रहेगा INS शार्दुल। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि INS शार्दुल जितने भी इंडियंस अटक गए थे ईरान में, उसको एवैक्यूएट करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। और ये कौन से ऑपरेशन के लिए यूज़ किया गया था दोस्तों? अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। INS शार्दुल ने 233 जो इंडियन नेशनल से जो अटक गए थे, जो स्ट्रैंड हो चुके थे ईरान में,
वहाँ से उनको एवैक्यूएट किया है। ओके, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम में ही है समुद्र यानी ओशन, तो इंडियन नेवी का ही पार्ट रहेगा ये। ओके, जितने भी इंडियन सिटीजन जो कई सारे फॉरेन कंट्रीज में अटक चुके थे उनको वापस इंडिया को लाने के लिए सॉरी दोस्तों, सो इंडिया को लाने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। ओके, तो इस ऑपरेशन के तहत टोटल 3000 इंडियन सिटीजन्स को थ्रू नेवल शिप लाइक जलश्वा, मगर, शार्दुल, ये सारे नेवी शिप को यूज़ कर 3107 इंडियन सिटीजन्स को हमारे इंडिया सक्सेसफुली वापस लाया गया है। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि देखिए कभी भी इंडिया अपने सिटीजन्स को छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा एयरलिफ्ट, राइट, किस तरह से अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी, उसमें भी हमारे कई सारे इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया था। और एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है, कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। तो कभी भी हमारे इंडिया जो है अपने देशवासियों को पीछे छोड़ता नहीं, राइट। इट्स प्राउड टू बी इंडियन। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरी थोड़ी जो वॉइस है वो थोड़ा ट्रबल कर रही थी बीच बीच में, बट नेक्स्ट वीडियो से आपको ये इशू भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।